हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट आपका फर्स्ट है, यानी चैप्टर नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम ओनली खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और ऊर्जा संसाधनों को हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि खनिज हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक भाग हैं, यानी जो हमारे जो खनिज हैं यानी जो मिनरल्स हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, यानी जो हम लोग हैं यानी जो इंसान हैं वो क्या करते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे धातुओं से बनी चीज़ें हैं आपकी, जैसे आपकी चम्मच है, सुइयाँ हैं, है ना, और आपका जो बाइक वगैरह है, तो ये क्या है, ये धातु से बनी हुई चीज़ें हैं ना। जैसे कि आपकी सुई है, कार है, चम्मच है, और घर के जो बर्तन वगैरह होते हैं यानी वगैरह वगैरह जो सामान होता है वो किससे बना होता है, धातु से। एंड थर्ड पॉइंट आपका आजकल हर चीज़ धातु से बनी है, यानी जो आजकल जो है यानी जो आजकल जो हम देख रहे हैं अपने आसपास की ज़िंदगी में और हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, तो क्या करते हैं कि हम हर चीज़ जो कि है किससे बनी हुई है, खनिजों से। ठीक है, अब आपके पार्ट की फर्स्ट हेडिंग आती है यानी आपके चैप्टर की कि खनिज, व्हाट इज मिनरल्स। अब सर ये खनिज होता क्या है, इसे देखते हैं कि खनिज की डेफिनेशन है आपकी कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार यानी जो भूमि के जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है, यानी भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो खनिज है वह एक नेचुरल तत्व है, यानी जो नेचुरल एलिमेंट है जो कि पृथ्वी पर विद्यमान है तथा जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यानी जो जो मिनरल्स है ये क्या है, एक जो कि प्राकृतिक यानी नेचुरल एलिमेंट है जो कि पृथ्वी पर विद्यमान है तथा इसका एक यानी जो इसका जो निश्चित है यानी डिसाइडेड जो रूप है वह उसकी संरचना जो कि आंतरिक संरचना होती है उसकी डिसाइडेड है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि हीरा है, चूना है, तो हीरा है तो इसकी क्या है, एक आंतरिक संरचना डिसाइड है, यानी ये आंतरिक संरचना कैसी होती है इसकी, यानी इसकी आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी खनिज कहाँ पाए जाते हैं, यानी जो आपके जो खनिज होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से खनिज प्राप्त होते हैं, यानी सर जो जो आपकी जो आग्नेय तथा रूपांतरित जो चट्टानें हैं यानी आग्नेय तथा कायांतरित, यानी कायांतरित चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं, तो इनसे खनिज प्राप्त होते हैं। अब फर्स्ट सर इसमें कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान कहते क्या है, पहले तो हम इनको जान लेते हैं। यानी जो आग्नेय तथा कायांतरित जो चट्टानें होती हैं ये होती हैं सर कि जब जैसे कि कोई ज्वालामुखी है ना, जब वो फटता है यानी ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकला हुआ लावा, यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो मैग्मा निकलता है यानी जो लावा निकलता है वह निकला हुआ लावा जो लावा निकलता है यानी वह निकला हुआ लावा ठंडा होकर कठोर रूप धारण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, अब ये आग्नेय चट्टान, अब ये हमने तो आग्नेय चट्टान पढ़ ली, अब ये कायांतरित चट्टान क्या होती हैं, ये होती हैं कि आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है ना सर, कि हम यानी अपक्षय तो आप जानते ही हैं, यानी जब चट्टानों का इरोजन होता है तो इरोजन से जो चट्टानें बनती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, तो हमने आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब देखते हैं इनसे खनिज कैसे प्राप्त होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से खनिज दरारों तथा जोड़ों में मिलते हैं, यानी जो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें होती हैं तो इनकी जो दरारें होती हैं यानी जो दरारें होती हैं जहाँ पर इनकी दरारें पड़ जाती हैं ठंडे होने में तथा यहाँ जहाँ पर इनकी जॉइंट होते हैं उन जगह पर ये खनिज पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो खनिज होते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी जब ये तरल अवस्था में होती है, यानी जब ये जो ज्वालामुखी का जो लावा होता है यानी जो मैग्मा होता है वह चट्टान बनने से पहले वह क्या होता है, गर्म होता है तथा ये तरल अवस्था में होता है, तो उसके सहारे यानी जब
जो नीचे से दरार के सहारे यानी उसमें दरार पड़ जाती हैं, तो दरार के सहारे जो कि आपके जो खनिज होते हैं वह भूमंडल पर आ जाते हैं, यानी वो भूमि के पृष्ठ पर आ जाते हैं तथा ठंडे होकर जम जाते हैं। तो जो क्या है कि जब ये मैग्मा तरल अवस्था में होता है तो उसके सहारे यानी उसकी जो दरार होती है उनके सहारे ये भूपृष्ठ पर आ जाते हैं तथा ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि आपका जस्ता है, तांबा है, तो आपका जस्ता और तांबा किससे बने होते हैं? आग्नेय तथा कायांतर चट्टानों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवसादी चट्टानों से खनिज निर्माण। अब सभी अवसादी चट्टानों से खनिज निर्माण कैसे होता है? तो फर्स्ट हम जानते हैं अवसादी चट्टानें। सर ये अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? अब ये अवसादी चट्टानें होती हैं कि हमने बताया आपको जैसे कि आग्नेय चट्टान होती है ना, कि आग्नेय चट्टान जो मतलब पृथ्वी के जो उद्गार यानी जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो लावा निकलता है यानी जो मैग्मा निकलता है वह ठंडा होकर कठोर रूप धारण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानों से क्या बनती हैं? हमारी अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानों से क्या बनती है? हमारी अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं कि जो आग्नेय चट्टान होती है उनका जो इरोजन होता है यानी उनका अपर्दन होता है यानी उनका अपक्षय होता है यानी उनका क्षरण होता है, तो उससे क्या होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है सर, अब जैसे कि आपका अवसादी चट्टानों से खनिज निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका कि खनिजों का निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण और जमाव से होता है, यानी जब इनका निक्षेपण यानी खनिजों का जो खनिजों निर्माण होता है वह जो अवसादी चट्टानों के परतों में यानी जो क्षैतिज परत होती है उनके निक्षेपण व जमाव से होता है, यानी जो अवसादी चट्टान होती है ना उनके जमाव से तथा उनके निक्षेपण से इन खनिजों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि आपका जिप्सम है, पोटास है, तो इनका निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानों के निक्षेपण तथा जमाव से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से तथा अपर्दन से खनिज प्राप्त होते हैं, यानी जो आपकी जो धरातलीय जो चट्टानें होती हैं उनके अपर्दन से भी यानी जो उनका अपघटन तथा अपर्दन होता है उनसे भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉक्साइट है जो कि धरातलीय चट्टानों के अपघटन तथा अपर्दन से प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत से जलोढ़ जमाव के रूप में खनिज पाए जाते हैं, यानी जो घाटियों के यानी जो पहाड़ियों के आधार होते हैं तथा घाटी तल के रेत में यानी जो घाटी जो तल होता है उसके रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी के जमाव के रूप में क्या पाए जाते हैं? हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सोना है, चांदी है, टिन है आपका, तो ये किससे पाए जाते हैं? कि ये घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि महासागर जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, यानी जो आपके जो ओशन होते हैं यानी जो ओशन यानी महासागर होते हैं तो उनकी जल में भी यानी ओशन की जल में भी जो आपके जो खनिज होते हैं वो विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे आपका NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड यानी आपका नमक है जो कि क्या है? एक विशाल यानी जो कि महासागर के जल में विशाल मात्रा में खनिज है। एंड नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी है आपका। ब्रोमाइन है जो कि महासागर जल में विशाल मात्रा में होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी कि खनिजों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, है ना। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स यानी जो खनिज हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है यानी अकॉर्डिंग योर सिलेबस, तो आपके इसमें 3 प्रकार के दिए हुए हैं कि कौन कौन से हैं? आपका धात्विक खनिज हैं, एंड आपके अधात्विक खनिज हैं, एंड आपका थर्ड है ऊर्जा खनिज। ठीक है सर। अब जो कि आपके जो धात्विक खनिज होते हैं ये क्या होते हैं? यानी जिनमें धातु के अंश होते हैं ना, यानी जो धातु होती हैं उनमें, तो वे होते हैं धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी जिनमें धातु नहीं होती यानी जिनमें धातु के अंश नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं हम? अधात्विक खनिज। एंड आपका थर्ड आता है ऊर्जा खनिज, यानी जो ऊर्जा खनिज होता है यानी ऐसे खनिज जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोयला है,
आपका पेट्रोलियम है, आपका प्राकृतिक गैस है, जो कि क्या है, ऊर्जा खनिज हैं। ठीक है, अब आते हैं ये आपके जो धात्विक खनिज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन से आपके फर्स्ट होता है आपका लौह धात्विक खनिज, सेकंड होता है आपका अलोह धात्विक खनिज, एंड थर्ड होता है आपका बहुमूल्य धात्विक खनिज, है ना। अब आपका फर्स्ट है लौह धात्विक खनिज। अब लौह धात्विक खनिज में क्या होता है, यानी ऐसे लौह धात्विक खनिज जिनमें लौह धातु का अंश पाया जाता है, यानी लोहे का अंश पाया जाता है, तो ये होते हैं आपके लौह धात्विक खनिज। फॉर एग्जाम्पल आपका मैग्नीज है, निकेल है, आपका कॉपर है, तो इसमें क्या होते हैं, आपका लौह अयस्क है, तो इसमें क्या होते हैं सर, इसमें होते हैं लोह के यानी लोहे के अंश। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है अलोह धात्विक खनिज। यानी अलोह धात्विक खनिज क्या होता है कि इसमें धातु के अंश नहीं होते, जैसे कि आपका तांबा है, तांबे में आपका धातु तांबा है, इसमें आपका लोहे का अंश नहीं होता। एंड आपका शीशा है, शीशा तो आप सब जानते ही हो, यानी जो आपका मिरर होता है, इसमें क्या होता है, लोहे का अंश तो बिल्कुल नहीं होता है ना। एंड आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जस्ता है, जस्ते में भी आपका बिल्कुल भी लोहे का अंश नहीं होता है ना। एंड आपका थर्ड आता है बहुमूल्य धात्विक खनिज। यानी बहुमूल्य धात्विक खनिज क्या होते हैं, यानी जिनका मूल्य अधिक होता है, यानी जो मूल्यों में अधिक होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका जैसे कि आपका सोना है, गोल्ड है, सिल्वर है, यानी चांदी है, तो ये क्या है, ये बहुमूल्य धात्विक खनिज हैं। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है कि धात्विक खनिज, यानी अब हमने आपका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसको डीपली देखेंगे। ठीक है सर, एक एक करके फर्स्ट बाय यानी पॉइंट बाय पॉइंट, यानी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आपका फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि धात्विक खनिज, है ना। तो धात्विक खनिज में हमने आपको बता दिया था, फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें लौह खनिज। अब लौह खनिज में भी आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि लौह अयस्क, है ना। लौह खनिज में हम क्या पढ़ेंगे, लौह अयस्क। ठीक है, तो लौह अयस्क क्या होता है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज होता है। यानी जो लौह अयस्क होता है ये आधारभूत खनिज होता है, यानी जो मतलब जो जैसे कि आपका जो खनिजों से जो प्राप्त होता है वह लौह खनिज होता है, यानी लौह अयस्क होता है ना। तो ये क्या होता है, इससे ही हमारा जो लोहा होता है, यानी ये कच्ची अवस्था में होता है, इसको फिर प्योरीफाई करके इसमें क्या किया जाता है, इससे जो लोहा होता है उसको अलग किया जाता है ना। तो ये क्या है, एक लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज होता है। एंड आपका सेकंड पॉइंट है लौह अयस्क औद्योगिक विकास की रीढ़ है। यानी जो लौह अयस्क है ये क्या है, ये इंडस्ट्रीज की एक विकास की इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की क्या है, एक रीढ़ है। जैसे कि हमारे जो बॉडी का जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, यानी आपका जो मेरू रज्जु होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसके बिना इंसान रह नहीं सकता है ना। अगर ये खराब हो जाती है हमारी, ये टूट जाती है, तो इसके बिना इंसान क्या है, बेकार है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि लौह अयस्क का जो है ना जी औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके बिना औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। एंड थर्ड पॉइंट है भारत में लौह अयस्क के अनेक संसाधन हैं। यानी भारत में लौह अयस्क के अनेक संसाधन हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं। यानी क्या होता है कि भारत में, यानी जो इंडिया है हमारा, इसमें क्या पाए जाते हैं, यानी उच्च कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 70% लोहा होता है। यानी आपका जो लौह अयस्क में आपका मैग्नेटाइट लौह अयस्क होता है, इसमें आपका 70% क्या होता है, आपका लोहा होता है ना। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है कि भारत में लौह अयस्क की पेटियां, यानी भारत में लौह अयस्क किन किन जगहों में पाए जाते हैं, यानी इनकी जो खजाने हैं वह कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, फर्स्ट आती हैं आपकी इसमें ओडिशा झारखंड पेटियां। यानी ओडिशा झारखंड में मयूरभंज व केदुझर जिले में पाया जाता है। यानी जो ओडिशा है उसके मयूरभंज व केदुझर जिले हैं। यानी उड़ीसा राज्य है उसका, हमारे इंडिया का जो उड़ीसा राज्य है उसके 2 जिले हैं, मयूरभंज व केदुझर में लौह अयस्क पाया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि झारखंड में
सिंहभूम जिले में लौह अयस्क पाया जाता है। यानी जो झारखंड राज्य है उसका जिला है सिंहभूम, उसमें लौह अयस्क पाया जाता है। एंड आपका थर्ड पॉइंट है कि ओडिशा तथा झारखंड में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है ना। कि क्या है कि हमने पढ़ लिया कि उड़ीसा में मयूरभंज व केदूर जिले में लौह अयस्क पाया जाता है ना। और सेकंड पॉइंट में पढ़ा था हमने कि झारखंड में सिंहभूम जिले में लौह अयस्क पाया जाता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ना, लौह अयस्क झारखंड व उड़ीसा के राज्य में। ठीक, अब हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि उड़ीसा तथा झारखंड में ये किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। तो उड़ीसा तथा झारखंड में आपका हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। किस प्रकार का? हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। अब आपकी दूसरी पेटी है कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यानी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। कि जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है ये कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं उनमें ये पेटी पाई जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि दुर्ग बस्तरपुर चंद्रपुर पेटी में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट लौह अयस्क उच्च कोटि का पाया जाता है ना। कि दुर्ग बस्तरपुर चंद्रपुर पेटी में आपका हेमेटाइट नाम का जो लौह अयस्क है ये किस प्रकार का पाया जाता है? उच्च कोटि का, यानी क्वालिटी इसकी क्या होती है? हाई क्वालिटी होती है ना। थर्ड पॉइंट आपका कि यहाँ से लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। यानी कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में इतना लौह अयस्क है कि यहाँ से यानी विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। यानी जो लौह अयस्क है उसको कहाँ पर निर्यात किया जाता है? जापान तथा दक्षिणी कोरिया को। अब के दो शब्द होते हैं, वो एक होता है आपका आयात एंड सेकंड होता है आपका निर्यात। आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट यानी खरीदना, इम्पोर्ट यानी बेचना, यानी आयात यानी खरीदना, निर्यात यानी बेचना, है ना। तो ये क्या होता है इसमें कि जापान तथा दक्षिणी कोरिया को ये क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। एंड आपका थर्ड पेटी आती है आपकी बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरू पेटी। ठीक है, तो ये पेटी कहाँ पर है? ये पेटी आपकी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में है। यानी बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरू पेटी। ठीक है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट में है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस पेटी में लौह अयस्क अधिक पाया जाता है। कौन सी पेटी आपकी? बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरू पेटी में किस प्रकार का लौह अयस्क अधिक पाया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें लौह अयस्क अधिक पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है यानी आपकी जो फोर्थ पेटी है ये आपकी महाराष्ट्र तथा गोवा पेटी, है ना। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में है। यानी जो महाराष्ट्र तथा गोवा पेटी है ये कहाँ पर है? ये गोवा तथा महाराष्ट्र जो राज्य हैं इसका जिला है रत्नागिरी, यहाँ पर ये पेटी स्थित है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने अब तक पढ़ा था कि जहाँ जहाँ पर ये पेटी पाई जाते हैं वहाँ पर लौह अयस्क या तो अधिक मात्रा में पाया जाता है या उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, यानी हाई क्वालिटी का पाया जाता है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र तथा गोवा में ये आपका लौह अयस्क इतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है जिसको अच्छे से अच्छे काम में प्रयोग किया जाए। लेकिन हाँ, इतनी ऐसी गुणवत्ता होती है इसकी कि मतलब नॉर्मली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल की जो चीज़ें होती हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया आपका लौह खनिज में कि लौह अयस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीज। क्या आता है? मैग्नीज। अब मैग्नीज में फर्स्ट पॉइंट आपका कि भारत का उड़ीसा राज्य मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। यानी जो भारत का जो उड़ीसा राज्य है यह मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भारत का 1/3 भाग मैग्नीज उड़ीसा से प्राप्त करता है। यानी जो हमारा जो इंडिया है वह 1/3 भाग यानी 1/3 भाग मैग्नीज उड़ीसा से प्राप्त करता है।
ठीक है। यानी आपका जो 1/3 भाग है, जो मैग्नीज का 1/3 भाग है, वह उड़ीसा भारत को देता है। यानी भारत उड़ीसा से 1/3 भाग मैग्नीज प्राप्त करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यानी थर्ड पॉइंट आता है आपका कि मैग्नीज का प्रयोग, यानी जो मैग्नीज है इसका प्रयोग किन किन चीज़ों में करते हैं। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाई हैं, यानी कीटनाशक जो दवाई होती हैं उनमें आपका मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। आपका पेंट बनाने में मैग्नीज का भी प्रयोग किया जाता है। अब आपकी सेकंड हेडिंग आती है अलोह खनिज। ठीक है, हमने अभी तक लोह खनिज पढ़ लिया, उसमें लोह अयस्क तथा मैग्नीज पढ़ ली। अब हम सेकंड हेडिंग है हमारी अलोह खनिज, इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं हम आपका तांबा। ठीक है सर। तो तांबा में आपका फर्स्ट पॉइंट है कि भारत में तांबे का उत्पादन व भंडार बहुत कम है। यानी जो भारत है उसमें तांबे का उत्पादन तथा भंडार है जो कि बहुत कम है। यानी कम मात्रा में तांबा उत्पादित होता है तथा भंडार किया जाता है। यानी आपको सिंपल सी बात है ना, अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम होगा तो उसका भंडारण भी कम होगा, अगर प्रोडक्शन अधिक होगा तो उसका भंडारण भी अधिक होगा, है ना। तो तांबा का क्या है, इसका उत्पादन भी कम है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, सीधी सी बात है कि जब इसका उत्पादन कम होगा तो भंडारण भी तो कम ही होगा ना। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका राजस्थान के खेतड़ी की खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी जो राजस्थान का जो एक खेतड़ी क्षेत्र है, वहाँ की जो खदानें हैं, यानी वहाँ की जो खाने हैं, यानी जहाँ पर खनिज निकलते हैं ना, उनको हम खदानें बोलते हैं। तो वहाँ की जो खदानें हैं वह तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। एंड आपका थर्ड पॉइंट है कि झारखंड का सिंहभूम जिला तांबे का मुख्य उत्पादक है। यानी झारखंड का जो सिंहभूम जिला है वहाँ पर तांबा अधिक उत्पादित होता है, यानी वहाँ पर सबसे अधिक तांबा उत्पादित होता है। एंड थर्ड पॉइंट आपका कि एमपी यानी मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का 52% तांबा उत्पादित करती हैं। यानी जो मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं उनसे भारत देश का 52% तांबा उत्पादित होता है। ठीक है। अब आपका सेकंड है पॉइंट आपका तांबे का प्रयोग बिजली के तार बनाने में, रसायन बनाने में, उद्योगों में किया जाता है। यानी जो आपका जो तांबे का प्रयोग होता है इससे बिजली के तार बनाए जाते हैं, है ना। आप देखते ही हैं कि बिजली के तार बनाए जाते हैं, रसायन भी बनाए जाते हैं, है ना। और उद्योगों में यानी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में भी तांबे का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी बॉक्साइट। ठीक है। अब आपको घबराना नहीं है, ये बॉक्साइट आपकी सेकंड हेडिंग आती है आपकी बॉक्साइट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यानी जो उड़ीसा है आपका, यह बॉक्साइट उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सेकंड पॉइंट है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। यानी जो बॉक्साइट है, यानी जो एल्यूमिनियम, सेकंड पॉइंट है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। यानी जो बॉक्साइट है वह क्या है, एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। यानी जब जैसे कि एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं तो एल्यूमिनियम से हमें सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है, एक एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है तथा ये विद्युत का सुचालक व घातवर्धक होता है। यानी जो एल्यूमिनियम होता है आपका, यह एक महत्वपूर्ण धातु होती है तथा ये विद्युत का सुचालक होता है। यानी जो एल्यूमिनियम होता है ये क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। एंड तथा ये घातवर्धक, यानी यह इससे हमें बहुत ज़्यादा हानि भी होती है, यानी ये हमको बहुत ज़्यादा घात भी पहुंचाता है। ठीक है सर। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल की पहाड़ियाँ, बिलासपुर के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी जो भारत में बॉक्साइट है यह मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, यह अमरकंटक पहाड़ में, मैकाल पहाड़ियों में और बिलासपुर के पठारी क्षेत्र में बॉक्साइट आपका पाया जाता है। ठीक है सर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में कौन कौन से पढ़ लिए हमने,
ये आपका लोह खनिज पढ़ लिया, अलोह खनिज पढ़ लिया। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है अधात्विक खनिज। ठीक है, अब हम अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, यह है आपका अभ्रक। ठीक है, तो हम अभ्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो अभ्रक है आपका कि अभ्रक एक महीन खनिज होता है, यानी अभ्रक जो कि है ये क्या होता है, बहुत ही महीन खनिज होता है ना। अब सेकंड पॉइंट है कि अभ्रक प्लेटों तथा पत्रण क्रम में पाया जाता है। यानी जो आपका जो अभ्रक है, यानी जो अभ्रक खनिज है, ये किस रूप में पाया जाता है, ये आपकी जो चादर के रूप में पाया जाता है। जैसे कि आपकी जैसे बर्फ़ की चादर पड़ जाती है ना पहाड़ों पर, ऐसे ही जो अभ्रक है, ऐसे ही जहाँ इसकी खदानें हैं तो वहाँ पर ये कैसे मिलता है, चादर के रूप में। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो आपका जो अभ्रक इतना महीन होता है कि इसकी 1000 परतें, यानी इसकी 1000 से भी ज़्यादा परतें, जो कि क्या है कि ये 1-2 सेंटीमीटर में ही आ जाती हैं। यानी इतना महीन होता है ये अभ्रक कि इसकी 1000 परतें कुछ ही सेंटीमीटर में समाहित हो जाती हैं। ठीक है सर। अब सर ये होता कैसा है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि अभ्रक जो कि होता है आपका पारदर्शी होता है, यानी पारदर्शी वे वस्तु होती हैं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। तो क्या है, अभ्रक एक पारदर्शी है। ठीक है, तो ये कैसे रंग का होता है, ये काले, हरे, लाल रंग का भी होता है, पीले रंग का भी होता है। कैसे रंग का होता है, ये काले रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का तथा लाल रंग का तथा भूरे रंग का भी अभ्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अभ्रक में विद्युत के उच्च वोल्टेज की गुणवत्ता के कारण इसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। यानी जो अभ्रक होता है इसमें जो कि विद्युत के उच्च वोल्टेज के गुण पाए जाते हैं, जिससे इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इंडस्ट्रीज में, यानी उद्योगों में, कारखानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अभ्रक कहाँ कहाँ पर उत्पादित होता है। तो ये होता है आपका बिहार में, झारखंड में। तो झारखंड की पेटी हम आपकी कोडरमा, गया, जहारीबाग पेटी हैं आपकी, इनमें अभ्रक सबसे अधिक उत्पादित होता है। ठीक है, अब हमारी हेडिंग आती है कि चट्टानी खनिज। अब सर ये चट्टानी खनिज क्या होते हैं, यानी चट्टानी खनिज वे होते हैं, चट्टानी खनिज होते हैं कि ऐसे खनिज जो चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है इसमें कि चूना पत्थर, यानी फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि चूना पत्थर कैल्शियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यानी जो आपका जो चूना पत्थर होता है वह कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट से या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चूना पत्थर अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कि कहाँ पर पाया जाता है, कि जो आपका जो चूना पत्थर होता है ये अधिकतर अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट है हमारा कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। यानी कि जो चूना पत्थर होता है इससे क्या बनता है, हमारा जो सीमेंट बनता है। तो ये क्या है, एक सीमेंट उद्योग में एक आधारभूत रीढ़ का काम करता है, जिससे कि हमारे सीमेंट उद्योग में ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। खनिजों का संरक्षण। अब सर ये खनिजों का संरक्षण कैसे होता है, यानी अब तक तो हमने इनका प्रयोग पढ़ लिया, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है सर। तो अब हमने इनका प्रयोग भी पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे इनका संरक्षण। सर इनको संरक्षित कैसे किया जा सकता है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी इनको उपयोग कर सके, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। यानी जो आपके जो खनिज होते हैं, यानी जो मिनरल्स होते हैं, इनके ये जो बनते हैं, तो इनको बनने में क्या होता है सर कि लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं खनिजों को बनने में। ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं कि इनको बनने में तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इनको यूज़ करने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट है कि खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य होते हैं। यानी जो खनिज संसाधन होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं सीमित खनिज संसाधन होते हैं तथा ये अनवीकरण होते हैं। यानी इन संसाधनों का नवीकरण दोबारा नहीं किया जा सकता, यानी इन संसाधनों को प्रयोग में दोबारा नहीं लाया जा सकता। तो ये होते हैं आपके अनवीकरण योग्य संसाधन, है ना।
एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि खनिज संसाधनों को सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी जो खनिज संसाधनों को सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। अब सर ये सतत पोषणीय ढंग होता क्या है? तो ये होता है हमारा कि मतलब जैसे कि हम विकास कर रहे हैं, है ना, कि जैसे हम किसी चीज़ का विकास कर रहे हैं तो वह विकास ऐसा होना चाहिए कि उस विकास से किसी को हानि ना हो, यानी किसी भी जीव को हानि ना हो, है ना, और किसी भी जैसे कि वन है आपके उनको हानि ना हो। तो ये होता है आपका सतत पोषणीय ढंग। ठीक है, सतत पोषणीय ढंग से आप आने वाले फ्यूचर की अवहेलना ना हो, यानी जो आने वाले फ्यूचर की जनरेशन है वो अवहेलना ना करे, यानी उनके नियमों का अनुपालन ना करे कि ये सतत पोषणीय मतलब ये कैसा हमारा जो विकास है ये कैसा किया है। ठीक है, तो उसको सबको मद्देनजर रखते हुए क्या होता है आपका एक सतत पोषणीय ढंग तैयार किया जाता है जिसके अनुसार खनिज संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि धातुओं का पुनः चक्रीकरण करके, यानी जो आपकी जो मिनरल्स होते हैं उनका पुनः चक्रीकरण करके तथा जो रद्दी धातुएं यानी जो रद्दी धातुएं होती हैं उनका भी पुनः प्रयोग करके उनको खनिजों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है। यानी हम रद्दी धातुएं होती हैं धातुओं का पुनः चक्रीकरण करके उनको भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है सर। फ्रेंड्स, हमने आपको खनिजों यानी खनिज संसाधन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे आपके ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम पार्ट 2 में आपका चैप्टर क्लोज कर देंगे, यानी चैप्टर फिनिश कर देंगे। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अब अगर चैप्टर में कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है सर।